सर्वेभ्यो नमो नमः। तो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय को लेकर चर्चा करेंगे, एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने लिटरेचर में मेन बुक के आपने 3 चैप्टर्स आप रीड कर चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ग्रामर की ओर। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ग्रामर का प्रथम पाठ 1, भाषा और व्याकरण। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा, उसको चैप्टर 1 आप उसका ओपन कर लीजिएगा और उसको देखिएगा। मैं रीड करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, आप बुक में देखते जाएंगे। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। शोभा के बेटे हरि का शहर से पत्र आया। शोभा को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह पत्र लेकर मनसुख के पास गई और बोली, बेटा, इस पत्र में क्या लिखा है? पढ़कर मुझे सुना दो। मनसुख ने पत्र हाथ में लिया और पढ़कर सुना दिया। उसमें हरि ने अपनी नई नौकरी के विषय में लिखा था। घर के सभी लोगों का हालचाल पूछा था और लिखा था कि अगले हफ्ते वह 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजेगा। ऊपर के वार्तालाप में शोभा ने बोलकर अपनी बात मनसुख को बताई। मनसुख ने पत्र पढ़कर हरि के मन की बात शोभा तक पहुंचाई। तीनों के बीच बातों और विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से हुआ। वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। परिवार में, पास पड़ोस में, बाजार में, रेलगाड़ी में यात्रा करते समय हम बोलकर अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा दूर रहने वाले व्यक्ति से हम पत्र लिखकर या टेलीफोन पर या मोबाइल पर बात करके भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, आप देखिएगा, आप मौखिक भाषा क्या कहलाती है। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यह भाषा मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग सीखा। आज भी मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, मोबाइल और दूरभाष की भाषा मौखिक है। अब देखते हैं हम लिखित भाषा। तो आगे देखें, लिखित भाषा लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बुक में जो भाषा लिखी हुई है, आप बुक में देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, जो मैं रीड कर रहा था, आप सुन रहे थे, वह भाषा मौखिक भाषा है। और जो आप बुक में देख रहे हैं, जो आप बुक में जो लिखी हुई है, वह लिखित भाषा है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा स्थायी और दीर्घजीवी होती है। हमारा ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति सब लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे समाचार पत्रों में, दस्तावेजों में, पुस्तकों में, शिलालेखों पर लिखित भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। विद्यालयों में मौखिक और लिखित दोनों भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है।
छात्रों और अध्यापकों के बीच संवाद मौखिक भाषा में होता है, लेकिन श्यामपट्ट पर स्पष्टीकरण के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत की भाषाएं और हिंदी। हमारे देश में राज्यों की बहुलता के कारण भाषाओं की विविधता है। चूँकि बहुत सारे राज्य हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, इस कारण से भाषाओं की विविधता है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जो हमारे भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्य किया गया है, मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, गुजराती और उर्दू। हिंदी इनमें सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मुख्यतः लगभग सभी प्रदेशों में हिंदी को बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। तो हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों में बोलचाल की भाषा और राजकाज की भाषा के रूप में काम करती है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी प्रायः हिंदी बोली और समझी जाती है। जैसा कि मैंने कहा ना कि बोलने और समझने वाले लोग प्रायः हर राज्य में मिलते हैं। प्रयोग और जनसंख्या की विशालता के कारण ही हिंदी को भारत की संपर्क भाषा होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है तथा यह अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। अब देखते हैं लिपि। तो संस्कृत जो है भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है और यह सभी भाषाओं की माता कहा गया है, इसे जननी कहा गया है। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जो लिखते हैं, कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो उसमें जो निश्चित चिन्हों की व्यवस्था है उसे हम लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि एक ही है। ये जो भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, इनकी लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि, जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अन्य भाषाओं की अलग अलग स्वतंत्र लिपियां हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। अब देखिए व्याकरण। भाषा कौशल समझने और समझाने के लिए व्याकरण हमारा मार्गदर्शक है। यह शब्द वी प्लस आ प्लस करण से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह खोलकर समझाना। व्याकरण के प्रकाश में हम भाषा का शुद्ध रूप पहचानते हैं और अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। जैसे मेरा भाई बहुत मीठा भाषा बोलती है, यह सेंटेंस क्या है? अशुद्ध है। मेरा भाई बहुत मीठा भाषा बोलती है। मेरा बहन कक्षा 2 में पढ़ता है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंची है। पूर्व पृष्ठ पर लिखे वाक्य अटपटे, अशुद्ध, टूटे फूटे लग रहे हैं। अब इन वाक्यों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। अब देखिए, अभी आपने ये तीनों सेंटेंस जो थे वो अशुद्ध थे। अब आप इनके शुद्ध सेंटेंस पढ़िए। मेरा भाई बहुत मीठी भाषा बोलता है। मेरी बहन कक्षा 2 में पढ़ती है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। उपरोक्त वाक्य अब सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट लग रहे हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। अतः ध्यान रखिए
कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को शुद्ध करना है। वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, वर्तनी, उच्चारण आदि भाषा की ही छोटी बड़ी इकाइयाँ हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। व्याकरण 4 अंगों से मिलकर बनी है। 4 अंग उसके कौन कौन से हैं देखिए, डायग्राम देखिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, इन 4 चीज़ों से मिलकर व्याकरण बनी है। ये 4 व्याकरण के अंग हैं। ध्यान दीजिए, जिस माध्यम द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, जिस माध्यम द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, भाषा किसे कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, अब आप पेज नंबर 5 देखिएगा। पेज नंबर 5 पीछे देखिएगा, जो डायग्राम बना है नीचे कि भाषा के 2 भेद होते हैं। तो इसमें पूछा गया इसके कितने भेद होते हैं, तो भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। पेज नंबर 6 देखिएगा आप, फर्स्ट लाइन, मौखिक भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और नेक्स्ट सेकंड वन, फर्स्ट लाइन, लिखित भाषा, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यही दोनों में अंतर है कि मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है और लिखित भाषा लिखकर विचारों को अभिव्यक्त जिस भाषा में किया जाता है वो लिखित भाषा होती है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो अंतर भी आप एक एक लाइन का 1 सेंटेंस आप लिखेंगे। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मौखिक भाषा में मुख से बोल करके अभिव्यक्ति की जाती है और लिखित भाषा में लिखकर अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं। लिपि, ध्यान दीजिएगा, थर्ड, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। देन फोर्थ, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 3 भाषाओं के नाम लिखिए। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, इसमें आप देखिएगा अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, हाँ, पेज नंबर 6 लिपि वाला कॉलम आप देखिएगा। पेज नंबर 6 लिपि वाला कॉलम, सेकंड लाइन, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, ये 4 भाषाएं आप लिख सकते हैं। किन्हीं 3 भाषाएं पूछी हैं, इनमें से कि कोई 3 भाषाएं आप लिख सकते हैं। इन 4 भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, इसलिए आप इन्हीं 3 भाषाओं के नाम लिख लीजिएगा इसमें। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के लिए आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फोर्थ, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। लास्ट वन इज, व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 ध्यान दीजिए कि ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है वो व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। डायग्राम में आप देखिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, ये चारों अंग आपको यहाँ लिखने हैं। पीडीएफ के माध्यम से आपको 2 क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वैसे आप डिस्कस कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 2
वह माध्यम है, ब्लैंक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कौन सा वह क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके माध्यम से हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं? भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोली जाने वाली भाषा डैश डैश कहलाती है मौखिक भाषा, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। ऐसी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। भाषा को पहचानने, शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने का माध्यम है व्याकरण। व्याकरण ऐसा माध्यम होता है जिससे भाषा को पहचानने और शुद्ध रूप में लिखने में सहायता मिलती है। डैश 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 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को, अभी पीछे आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। डैश 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 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22। फर्स्ट वन। हिंदी की लिपि है देवनागरी, सेकंड वन। व्याकरण के अंग निर्धारित किए गए हैं 4, थर्ड वन। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना एवं लिखना सिखाता है व्याकरण, फर्स्ट वन। भाषा के रूप होते हैं 2, फर्स्ट वन।